तो कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को दिखाते हुए जिसका नाम जोंगवन है। और यहाँ पर जोंगवॉन अपनी छोटी बहन यूनसो के बारे में बताती है, जिसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन काफी खराब थी और इसलिए उसे स्मार्ट होम सिस्टम और बिहेवियरल साइकोलॉजिकल कैमरा से ऑब्जर्व किया जाता था। और आज इसका 34वां दिन होता है, यानी कि 34 डे। और उसकी एक कंडीशन उसकी माँ के ही खत्म होने के बाद हुई थी। अब उनकी माँ के देहांत का कारण था कैंसर। और जब उसकी माँ खत्म हुई तब यूनसू एक रिमोट हाउस में रहने चली गई थी। बाकी परेशानियों के चलते यूनसू को अपनी कंडीशन का स्ट्रेस भी था और यही सब कारण थे उसकी इस कंडीशन के। खैर, इसके बाद में यूनसू को मशीन के अंदर रखा जाता है जिसमें उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाएगा। लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है कि यसु अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन वो दोबारा उनके सामने आ गई थी और फिर वह कपी तरह से हंसने लगती है, जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। और ये इस मूवी का इंट्रो होता है, जिसके बाद हम एक होली नाइट नाम की टीम को देखते हैं, जो कि बेसिकली एक डीमन हंटर्स की टीम है, जहां हम इस टीम के 2 मेंबर्स किम और शरण को देखते हैं। साथ ही साथ इनका एक लीडर भी है जिसका नाम है बाबू। अब बाबू के पास में असल में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है। शैरन के पास में स्पिरिचुअल पावर्स है, जिससे कि वह डीमन या फिर स्पिरिट्स को सेंस कर सकती है। और आखिर में किम के पास कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत ही भयानक नॉलेज है। और इसी बीच वहां पर एक डिटेक्टिव चॉइस आता है, जो कि एक आदमी को अपने साथ लेकर आया था। दरअसल उस आदमी की बेटी सोजन गायब थी और इस बात को काफी दिन बीत गए थे। अब उस आदमी ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए डिटेक्टिव्स को भी भेजा था, लेकिन उनके साथ कुछ अजीब सा घटित हुआ और उनमें से 2 लोग मारे गए और एक तो क्रिटिकल कंडीशन में है। चॉय बताता है कि उन्हें उसकी बेटी को ढूंढना होगा। यहाँ पर अब वह बाबू के पास आते हैं, जहाँ पर बाबू राजी हो गया था। अब वह आदमी यहाँ पैसे भी लेकर आया था, जिसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर चॉय अपना हिस्सा लेता है, यानी कि पैसे लेता है, बेसिकली कमीशन, क्योंकि अक्सर वही क्लाइंट्स को उनके पास लेकर आता है। खैर, इसके बाद उनकी टीम निकल जाती है अपना काम खत्म करने के लिए। अब दूसरी ओर हम एक खबर को देख पाते हैं, जहां पर यह बताया जा रहा था कि सोल शहर और बाकी जगहों पर खून वाले केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि लोग काफी डरे हुए हैं और यह मर्डर्स असल में एक ग्रुप कर रहा था। तभी हम एक सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी होता है, जो कि इन सब में शामिल था। लेकिन उस आदमी की शक्ल काफी डरावनी थी। साथ ही साथ उसकी आंखें भी डिमोनिक हो रखी थी। अब यह खबर पुलिस चीफ भी देख रहा था, जिसके साथ चर्च के फादर मार्को भी थे। अब यहाँ जो फादर मार्को होते हैं, वह साथ ही साथ डॉक्टर भी होते हैं, तो वो बेसिकली सुपरनेचुरल और साइंस वाली चीज को इजीली सेपरेट कर सकते थे, यानी कि डिटरमाइन कर सकते थे कि क्या चीज है। यहाँ पर डीमन का वास है या फिर किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज है। अब यहाँ चीफ फादर से ये कहते हैं कि उसके 30 साल के पुलिस करियर के अंदर उसने ऐसा केस कभी नहीं देखा। तब फादर उसे बताते हैं कि यह सब असल में एक कल्ट ग्रुप कर रहा है, जो कि डीमंस को समन करते हैं और वह डीमंस को समन कर रहे हैं ताकि उनको सुपर ह्यूमन पावर्स मिल पाए। अब दूसरी ओर हमें होली नाइट टीम को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर आई हुई थी जहां पर काफी सारे लोग थे। हम समझ पाते हैं कि यह लोग असल में क्रिमिनल्स हैं और उन्हीं में से एक लड़की बाबू को उस कल्ट के बारे में बताती है, जो कि असल में एक हॉल के अंदर था और वह लोग वहां पर रिचुअल भी कर रहे थे। और रिचुअल हो रहा था सूजन पर, यानी कि वह जो व्यक्ति इनके पास आया था ना, उसकी बेटी के ऊपर अंदर जाकर बाबू सभी लोगों को मारने लगता है। और यह जितने भी कल्ट के लोग थे उनमें काली शक्तियां थी। यहाँ पर बाबू उन सब को धो रहा होता है और इतने में ही किम इन सब की वीडियो बनाता है और शरण सूजन पर एक्सोटिज्म कर रही थी, जो कि डीमन से पज हो चुकी थी, लेकिन वह पूरी तरह से पज नहीं हुई थी। और यहाँ शरण अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है जिससे कि वह बच जाए। और यहाँ पर अब उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, लेकिन वह किसी तरह से एक्सोटिज्म कर ही देती है। यहाँ पर किम देखता है कि उन कल्ट के लोगों के कानों के पीछे एक सिंबल भी बना हुआ था। बेसिकली उनकी पहचान थी,
अब यहाँ पर बाबू रिचुअल के सामान को आग लगा देता है, जिसके बाद वह वहां से निकल जाते हैं। अब सीन चेंज होता है, जहां पर हम जोंग वॉन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में थी। वहीं पर फादर मार्को भी होते हैं, और इसके बाद जोंग वॉन अपनी बहन को देखने जाती है, जहां पर वो उसके लिए काफी परेशान थी। और अगर आपको याद नहीं है तो जोंग वॉन की बहन का नाम योनसू था। साथ ही साथ वह उसकी वीडियोस भी देखती है, जिसके अंदर उसकी बहन यूनसू काफी ज्यादा अनकंट्रोलेबल थी। अब दूसरी ओर हमको बाबू को दिखाया जाता है, जहां हमको यह पता चलता है कि वह किसी से बात कर रहा था और असल में वह एक और फिनिश बनवाना चाहता था। खैर, तभी इसी बीच वहां पर किम और शरण आए थे, जहां पर किम बाबू को उस ग्रुप के टैटू के बारे में बताता है। और अब वो लोग ये कहते हैं कि जो कोई भी कल्ट है, वह लोग इस कल्ट के लीडर को जल्दी ढूंढ लेंगे। जिसके बाद वो लोग अपने ऑफिस में आते हैं, जहां पर जोंग वॉन भी मौजूद थी। वो उनसे हेल्प मांगने आई थी, और यहाँ पर जोंग वॉन को फादर मार्को ने भेजा था। बाबू पूछता है कि क्या उसे चॉय ने भेजा है, लेकिन वह कहती है कि नहीं, उसे फादर मार्को ने भेजा है। फादर मार्को का नाम सुनकर वह उसकी हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वह उनके साइड वालों की हेल्प नहीं करते। लेकिन जोंग उन्हें पैसे देने लगती है, और तब बाबू कहता है कि ये पैसे वो हॉस्पिटल में देगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। तब जोंग वॉन शरण को एक पेन ड्राइव देती है, जिसमें उसकी बहन की वीडियोस थी। वो ये कहती है कि एक बार वह इन वीडियोस को देख ले और फिर बताएं कि वह हेल्प करना चाहते हैं या फिर नहीं। अब सीन बदलता है, जहां पर हम जोंग वॉन को देखते हैं, और जोंग वॉन अपनी बहन के पुराने वीडियोस को देख रही थी। और यहां से हमको पता चलता है कि वह अपनी बहन की कितनी फिक्र करती है। उसे उसकी पहली वाली बहन वापस चाहिए थी, और इसी बीच वह सीसीटीवी में देखती है, जहां पर उसको यह पता चलता है कि उसकी बहन अपने बिस्तर पर थी ही नहीं, और इसलिए वह जल्दी से दौड़ कर जाती है और अपनी बहन को चेक करने लगती है। लेकिन वह सच में वहां पर नहीं थी। तभी हम यंगसू को उसके पीछे देखते हैं, जो कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, वहां कोई नहीं होता। जिसके बाद जोंगवन आगे देखती है कि तभी उसकी बहन वहीं बिस्तर पर थी। खैर, अब हम उसे फादर मार्को से बात करते हुए देखते हैं, जहां फादर मार्को ये बताते हैं कि उसे एग्जॉर्सिज्म वगैरह की ज्यादा नॉलेज नहीं है, और इसलिए उसने उसे बाबू के पास भेजा था। तब जोंगवन उसे सब कुछ बता देती है कि उसने उसे साफ मना कर दिया है, और वह बस अपनी बहन को बचाना चाहती है। तभी दूसरी ओर हमें किम को दिखाया जाता है, जो कि बाबू के पास आता है और वह शरण के बारे में पूछता है। तभी शरण भी वहां पर आ जाती है। किम उससे यह कहता है कि उन्हें उस पेन ड्राइव की वीडियो को देखना चाहिए, लेकिन बाबू कहता है कि रहने दो। जिसके बाद बाबू उन दोनों को सैलरीज देता है। तब किम ये कहता है कि शहर के अंदर लोग मरते जा रहे हैं, और अब उनका काम भी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, तो क्या वह उसकी सैलरी बढ़ाएगा। वह लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर फादर मार्को आ जाते हैं, जो कि बाबू से 10 साल बाद मिल रहे होते हैं। जिसके बाद मार्को और बाबू बात करते हैं। मार्को कहता है कि जोंगवन को उसने भेजा था, लेकिन उसने मना कर दिया। वह बताते हैं कि जोंगवन की बहन की हालत वाकई में बहुत खराब है, और उसे उनकी सच में हेल्प चाहिए। तब बाबू कहता है कि वह उसके काम में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में फादर मार्को की गलतियों की वजह से बहुत कुछ उसने सहा था। कई लोग खत्म हुए थे, सैक्रिफाइस हुए थे, और कई सारे बच्चे भी उसके अंदर शामिल थे। और फादर की वजह से लुसिफर नाम का डेविल आजाद हुआ था। और यहाँ पास्ट में उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, वह अभी हमें बताया नहीं जाता। खैर, अब बाबू मार्को को साफ इनकार कर देता है कि वह उसका कोई काम नहीं करेगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर हम किम को देखते हैं, जो कि वही वीडियो देख रहा था। तभी वहां पर शरण आती है, जहां शरण उससे ये कहती है कि 3 साल पहले बॉस यानी कि बाबू ने उन्हें लुसिफर नाम के डेविल से बचाया था, और अगर वह वहां पर नहीं होता तो वह खत्म हो जाते। शायद वह एक मकसद से बच पाए हैं, और वह मकसद है दूसरों की हेल्प करना, और इसलिए वह कहती है कि उन्हें भी यूनसू की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर किम ये कहता है कि वह भी यही चाहता है,
जहां पर वीडियो के अंदर यूनसू धीरे धीरे वायलेंट होते जा रही थी और उसकी कपी हरकतें भी बढ़ती जाती हैं। यह वीडियो उनके घर के सीसीटीवी की ही थी। किसी तरह से यस्सू ने खुद को चोट पहुंचाना शुरू किया और यह सभी उन वीडियोस के अंदर मौजूद था। मीनवाइल बाबू थोड़ा सोचता है और डिसाइड करता है कि हाँ, वो यूनसू की हेल्प जरूर करेगा। अब वो भी उन वीडियोस को देखता है और उन दोनों के साथ एक वीडियो के अंदर यस्सू के घर पर दो वर्कर्स आते हैं जो घर के अंदर घुस जाते हैं और जोंगवन बाहर ही थी। वो लोग घर के अंदर जाकर काफी देर बाद बाहर आते हैं और उन दोनों वर्कर्स के कान के पीछे वही निशान मौजूद था। इसका मतलब यही था कि यह सभी चीजें यही कल्ट के लोग कर रहे थे, किसी ना किसी तरह से। यानी कि इनका कोई खास मकसद था और इस बारे में जोंग वॉन को कभी पता नहीं लगा। अब यहाँ पर यह लोग सोचते हैं कि यह सभी चीजें आर्च बिशप लुसिफर से रिलेटेड थी और यह किन्हें रिच बिशप लुसिफर ही इस सैटेनिक ग्रुप के पीछे था, मतलब उसी का हाथ इसमें है। दूसरी ओर मार्को जोंगवो को पास्ट की सारी बातें बताता है कि बाबू क्यों उससे नफरत करता है। वो बताता है कि बाबू उनके साथ एक ऑर्फनेज में पला पड़ा था जिसे सिस्टर एंजेला चाहती थी। उन दिनों वहां पर एक बच्चा था जिसका नाम जोसेफ हुआ करता था। वह जोसेफ और बाबू चुनिंदा बच्चों में से इकलौते दो थे और बचपन से ही बाबू के अंदर सुपर स्ट्रेंथ जैसी शक्तियां थी। वहीं जोसेफ के अंदर डीमंस को लोगों के अंदर से बाहर निकालकर उन्हें बचाने की शक्तियां थी। अब बाकी बच्चे तो जोसेफ से डरा करते लेकिन बाबू के वह बहुत ही ज्यादा करीब था। वह दोनों एक दूसरे के लिए भाई जैसे थे और जोसेफ बाबू से 3 साल बड़ा था। बाबू हमेशा से जोसेफ को बचाते हुए आ रहा था और वह उसकी काफी फिक्र भी किया करता। अब जोसेफ एक एग्जोर्सिस्ट प्रीस्ट बनना चाहता था, इसलिए वह उसी के रास्ते पर था। लेकिन बाबू ने ऑर्फनेज छोड़ दिया था और उसके बाद उसने अंडरवर से पैसा कमाना शुरू किया और उन पैसों को वह ऑर्फनेज में दे दिया करता था। बाबू हर क्रिसमस पर ऑर्फनेज आया करता। लेकिन 15 साल पहले क्रिसमस पर जोसेफ ने एक डीमन को समन किया था और इसी वजह से सिस्टर एंजेला और बाकी बच्चे खत्म हो गए थे। बाबू, जिसके बारे में सबको लगा कि वह खत्म हो गया है, लेकिन वह जिंदा था। लेकिन उस हादसे के बाद से बाबू गिल्ट में आ गया था क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर पाया और तब से उसके अंदर ही बदले की आग जलने लगी। अब जिस जोसेफ को वह अपने भाई जैसा मानता था और उसने ही अपनों के साथ ऐसा कर दिया तो वह जोसेफ से बदला लेना चाहता था। लेकिन बाबू को पता नहीं था कि जोसेफ है कहाँ पर और उस समय जोसेफ लोगों की जिंदगी को अब्सॉर्ब करके अपनी इविल पावर इंक्रीज कर रहा था। बेसिकली वह डार्क पाथ पर चला गया था। लेकिन इन सब पर मार्को को भरोसा नहीं था, इसलिए उसने इस हादसे के बारे में किसी को नहीं बताया। और यहाँ मार्को चाहता था जोसेफ को रोक सकता था लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया और यही कारण था कि बाबू उससे सख्त नफरत करता था और कहीं ना कहीं मार्को भी रीजन था लुसिफर के आजाद होने का और यह सब बाबू मानता है। खैर, अब रात में बाबू जोंग वॉन को कॉल करके कहता है कि वह लोग उससे मिलना चाहते हैं, जिसके बाद में बाबू किम और शरण जोंग वॉन से मिलते हैं, जहां पर जोंग वॉन को वो उन लोगों के बारे में बताते हैं जो उनके घर पर आते जाते थे और कई बार तो वो हॉस्पिटल में भी आए थे और उन्हीं की वजह से यस्सू का यह हाल हुआ था और उनके शरीर पर कहीं ना कहीं वो सिंबल भी था। और यहाँ पर यह जो लोग हैं ना वो रिचुअल का ही हिस्सा थे और उन्होंने ही यूनसू के अंदर डीमन को पक्का समन किया होगा और यह लोग असल में सेटन वर्शिपर्स होते हैं जो कि शैतान के रास्ते पर चलते हैं, लोगों को हार्म करते हैं और इनमें से कुछ तो पूरी तरह से इंसान भी नहीं होते और वह डीमन के काफी क्लोज होते हैं और उनके अंदर काली शक्तियां भी मौजूद होती हैं। बेसिकली डीमंस ने उनको अपना होस्ट बनाया हुआ होता है और यही सेम कॉन्सेप्ट हमने एग्जोर्सिस्ट सीरीज के अंदर भी देख रखा है, जहां पर डीमंस जो होते हैं वह एग्जोर्सिस्ट और प्रीस्ट वगैरह के अंदर ही आ रहे थे। अब यहाँ जोंग वन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उसकी बहन यूनसो को बचा लें, जिसके बाद यह लोग जाते हैं यूनसो को देखने के लिए। उसकी हालत काफी खराब थी और यहाँ शरण यूनसू से डीमन के बारे में पूछने लगती है जो कि उसके अंदर मौजूद था, लेकिन यूनसू कुछ भी नहीं बता रही होती।
वो डरी हुई थी और अब वह तभी अचानक से हंसने लगती है और बिस्तर पर चढ़ जाती है। तभी शरण जो होती है वह इंचेंटिंग पढ़ने लगती है, जिससे कि यूनसू को तकलीफ हो रही थी लेकिन वह रुकती नहीं है। तभी यूनसू नीचे गिर पड़ती है और बाबू उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाता है, लेकिन वह बेकाबू हो रही थी और तभी वह उन सबको अपनी शक्तियों से दूर धकेल देती है, जिसके बाद वह अचानक गायब हो जाती है। अब यह लोग जल्दी से सीसीटीवी में चेक करते हैं, लेकिन उन्हें यूनसू हर मॉनिटर पर दिख रही थी। तब शेरन अपनी शक्ति से पता लगाती है कि वह है कहाँ पर, जिसके बाद वह सभी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन होता यह है कि जाते वक्त यंगसू ने बाकी साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को फ्री कर दिया था, जो कि इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तब बाबू उन सबको एक एक करके साइड करता है। इसी बीच यंसू बाहर निकल गई थी और उसके पीछे जोंगवन भी थी। लेकिन तभी यूनसू अंधेरे में कहीं चली जाती है। उसको कोई खींच लेता है, जिसके बाद जोंगवन उसको ढूंढती है, जो कि रोड के बीच में थी। अब जोंगन उसके पास जाने लगती है और यहाँ पर यसु बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी जोंगन उसके पास आती है और उसको उठाने लगती है। लेकिन तभी उधर से एक ट्रक आ रहा होता है, तो वो उन्हें कुचलने ही वाला था कि तभी होली नाइट टीम आकर उनको बचा लेती है। जिसके बाद यह लोग जल्दी से यसु को गाड़ी में डाल देते हैं और ले जाते हैं उसे उसी के घर पर, क्योंकि वह घर एक सुनसान इलाके में था जहां पर किसी और की जान को कोई खतरा नहीं होने वाला था। अब इसके बाद यह लोग यसु को चेयर से बांध देते हैं और उसके आसपास नमक से घेरा बनाया जाता है, ताकि यूनसू उस लाइन को क्रॉस ना कर पाए। और यहाँ पर किम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता है, जिसके बाद शैनन अपना काम शुरू करती है। और यहाँ पर डीमन को काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ यह डीमन काफी शक्तिशाली भी था। लेकिन तभी उस घर के अंदर अंधेरा होने लगता है, जो कि इस बात का साइन था कि यहाँ पर काली शक्तियाँ आ चुकी है। और वो काली शक्तियाँ थी वही वर्शिपर जो कि घर के अंदर घुस गए थे, और इसलिए बाबू जाता है उन्हें सबक सिखाने के लिए, जिसके बाद यहाँ पर एक एक करके वह सभी को खत्म कर देता है। अब बाबू दोबारा उस रूम के अंदर आता है, जहाँ पर यह लोग देखते हैं कि किसी तरह से जोंग वॉन पजेस हो गई थी। जिसके बाद यह लोग उसको संभालते हैं और दूसरे रूम में लेकर आते हैं। और यह बात काफी अजीब होती है, क्योंकि इन्होंने वो नमक का घेरा बनाया था, जिस वजह से वो डीमन उसको पजेस नहीं करना चाहिए था। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? तब शरण थोड़ा ध्यान लगाती है और उसको पता लगता है कि घर की दीवार के पीछे कुछ है। जिसके बाद वह वॉल स्टिकर हटाते हैं, जिसके पीछे कई सारे डेमोनिक साइन बने हुए थे, और इसी की वजह से यह डीमन पावरफुल हो रहा था और यह घर ही सबसे बड़ी जड़ थी। अब शेरन उन साइन की पावर को कम कर रही थी कि तभी यूनसू अचानक से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद सभी यूनसू के पास गए। लेकिन वो यह कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उसके अंदर से निकला है, और अब वह काफी हद तक ठीक महसूस कर रही थी। यह सुनकर जोंगन उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो लोग उसको रोक लेते हैं, क्योंकि डीमन अब भी उसके अंदर था और वह बस उसे मैनिपुलेट कर रहा था। और यह बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो डीमन अभी भी उसके अंदर था। और मुझे ऐसा लगता है कि वह शायद से जोंग वॉन को बस करना चाहता था, क्योंकि वह ज्यादा शक्तिशाली थी। बेसिकली बेटर होस्ट होती है, जिसके बाद में वो डीमन बाबू के गिल पर निशाना बनाता है और उसे उसके पास्ट के जरिए मैनिपुलेट करता है। लेकिन बाबू इस डीमन को गुस्से में मारने लगता है, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि शरण थी, जिसका गला वो दबा रहा था। जिसके बाद शरण उस पर दूसरा रिचुअल करने लगती है, लेकिन वो डीमन उसे भी मैनिपुलेट करने लगा था। अब वो डीमन जो होता है ना, उसको एक अलग ही दुनिया में लेकर चला जाता है। बेसिकली उसकी स्पिरिट को, मतलब कि उसका शरीर तो वहीं घर के अंदर था, लेकिन डीमन उसे दूसरी दुनिया दिखा रहा था। अब शैरन जो होती है उस डीमन से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो नाम नहीं बताता। जिसके बाद वह दोबारा असल दुनिया में आते हैं, जहां पर शैरन उस डीमन को मजबूर करने लगती है उसका नाम बताने के लिए। और तभी डीमन यूनसू बनकर जोंग वन से मदद मांगती है, और यहाँ पर डीमन उसके इमोशंस के साथ खेल रहा होता है, जो कि काम भी करता है। अब जोंगवन जो होती है वह लाइन क्रॉस कर देती है, जिससे कि वह सर्कल मिट गया था, और अब यहाँ पर डीमन अपने पीक लेवल पर आ गया था और वह काफी शक्तिशाली हो चुका था। अब यहाँ पर वह लोग उस डीमन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह डीमन बिल्कुल उनके सामने ही था और तैयार था। वह उन सबको मारकर गायब हो जाती है। जिसके बाद वह लोग उसे ढूंढते हैं, और दूसरी ओर जोंगवन उसे सीसीटीवी की मदद से ढूंढ रही थी। लेकिन तभी वह सीसीटीवी मॉनिटर बंद हो जाते हैं। जिसके बाद वह बुकशेल के पास जाती है, जहां पर बुकशेल उसके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन तभी बाबू आकर उसको बचा लेता है।
अब इसके बाद उनको कुछ आवाज आती है जो कि किम की थी और किम को उस डीमन ने उठाया हुआ था, लेकिन वो लोगों के आने पर उसे छोड़ देता है। अब यहाँ पर यह सारी चीजें एक जगह से कंट्रोल हो रही थी। अब इसी बीच जोंग वन को यह याद आता है कि कल्ट के लोग जो थे वह रूप बदल कर आए थे और जोंग वन से उन्होंने वॉर हाउस के बारे में पूछा था और यह सुनकर बाबू वॉर हाउस चला गया था जहां पर ढेर सारे वर्शिपर्स डीमन को बुलाने के लिए रिचुअल कर रहे थे और इसी के चलते यह सब हो रहा था। दूसरी ओर शेरन को डीमन का नाम भी पता चल चुका था जो कि था अस्मोडियस, और अस्मोडियस डीमन को हमने देखा हुआ है पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले लास्ट पार्ट में, यानी कि जो लेटेस्ट पार्ट अभी रिलीज हुआ था और मैंने उसे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आपको इसकी शक्तियों के बारे में और डिटेल में उस मूवी के अंदर पता लग जाएगा जिसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में टॉप पे ही मिलेगा। अब यहाँ पर वो उस डीमन को ढूंढ रही होती है कि तभी वो उसके सामने आ जाता है और यूनसू की बॉडी के साथ वो था। वह लोग उस डीमन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह डीमन उनको बेहोश कर देता है। दूसरी ओर बाबू उन लोगों को धो रहा होता है कि तभी डीमन उसे पजेस करने लगता है और बाबू उस डीमन को उसे पजेस करने देता है, लेकिन इसके बाद वह कंट्रोल में आकर उसी की पावर से उसे खत्म कर देता है और यहाँ पर उसने न्यू पावर भी अनलॉक कर दी थी। दूसरी ओर एक वर्शिपर उन लोगों को मारने आता है लेकिन किम उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह किम पर भारी था। तभी बाबू आकर उसे मारता है और अब सभी लोगों के सामने यूनसू आ जाती है जिसके अंदर वह डीमन था। पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे यूनसू ठीक हो गई है, लेकिन तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है जहां पर डीमन यूनसू को ले जा रहा था और तभी वह लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन बाबू अपनी पावर को मैक्सिमम कर उस डीमन के पोर्टल को एक पंच मारकर बंद कर देता है जिससे अस्मोडियस दोबारा हिल में ही रह जाता है, यानी कि वह हमारी दुनिया में नहीं आ पाया था यूनसू के जरिए। जिसके बाद यूनसू ठीक होने लगती है और उसके अंदर से अब डीमन जा चुका था, यानी कि यह सारा प्लान अस्मोडियस का और डेविल का था ताकि वह लोगों को पजेस करके इस धरती पर राज करेंगे। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाबू ने सच में एक और फिनिश ओपन कर लिया था और अब उसकी टीम आगे भी यही काम करती है। खैर अब यह लोग एक जगह पर जाते हैं जहां पर और भी ज्यादा डेविल वर्शिपर्स थे क्योंकि खाली अस्मोडियस डीमन ही यहाँ पर हेल के अंदर नहीं है, वहां पर और भी बहुत सारे डीमन के प्रिंस हैं जिनको धरती पर लाया जा सकता है, जिन पर बाबू और यह दोनों ही हमला कर देते हैं और बूम इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।